अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इसाक बिल्गी फॉर जी के। पिछले वाले वीडियोस में हम दीवान्स के बारे में और नालवड़ी कृष्णराजू वड़ियर के बारे में पढ़ रहे थे। उनके बारे में ये आखिरी वीडियो होगा। इसके बाद में फिर से क्वेश्चन आंसर लेके फिर नए टॉपिक की तरफ निकलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज़ की सूचना आप तक पहुंच सके। आज देखो, दीवानों के अंदर एक और दीवान हमारे सामने यहाँ पे आज है। तो उनका नाम है कांताराज अरस। सर, कांताराज अरस क्यों इंपॉर्टेंट है? सर एम विश्वेश्वरैया जब रिजाइन देती मिलर कमीशन देख के, मिलर कमीशन क्या था? जस्टिस मिलर कमीशन की जो रिपोर्ट थी वो एजुकेटेड बैकवर्ड जो लोग थे उनको, बैकवर्ड पीपल्स जो एजुकेटेड थे उनको 50% रिजर्वेशन देना है जॉब्स में, एजुकेशन में। तो वो बोलने के बाद में सर एम विश्वेश्वरैया इसको अप्लाई नहीं करते बोलने के बाद में उन्हें रिजाइन दे के क्या है अपने पोस्ट से निकलते। उस जगह पे कांताराज अरस को मैसूर का दीवान बना के पेश किया जाते। तो कांताराज अरस वो पहले दीवान है जो नॉन ब्राह्मण है। नॉन ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण नहीं रहे सो अभी तक कौन भी नहीं बने थे। तो नॉन ब्राह्मण जो दीवान थे वो पहले नॉन ब्राह्मण दीवान कौन है? कांताराज अरस। इन्हों आने के साथ पहला काम क्या करते हैं अगर बोलेगा तो जस्टिस मिलर की जो कमीशन थी, कमेटी थी, उसके जो रिकमेंडेशन थे उसको इंप्लीमेंट कर दो। इंप्लीमेंट करके जो एजुकेटेड बैकवर्ड कम्युनिटी के जो पीपल्स थे या तो बैकवर्ड पीपल्स जो थे उनको रिजर्वेशन देते 50%। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? द प्रोटेक्टर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस। द प्रोटेक्टर ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ठीक है, ये पहला इंसान है जो इनकम टैक्स को मैसूर स्टेट में पहली बार इंट्रोड्यूस करता है। देखो कैसे शानदार विचार है इनके। तो पहली बार इनकम टैक्स को इन्होंने इंप्लीमेंट किया। उसके बाद में आते दीवान ऑफ मैसूर अनदर ए आर बैनर्जी। तो ए आर बैनर्जी जो है जिसे हमें एलबॉय बैनर्जी के नाम से भी जानते हैं। तो वो जो बैनर्जी हैं उन्होंने 1922 से लेकर 1926 तक काम करते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखो, मैसूर के अंदर पहली बार वुमेन्स को वोटिंग पावर दिया जाता है। सर क्या बोले सर? इससे पहले जो दीवान पढ़ाए थे उसके अंदर भी यही बात बोले। याद रखो, वहाँ पे मैसूरू लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर वुमेन्स को पहली बार वोटिंग दिया गया था। यहाँ पे पूरे मैसूर स्टेट में पहली बार वुमेन्स को वोटिंग का पावर दिया जाता, मतलब एक्सटेंड किया जाता। तो वोटिंग का पावर तो नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर के दरबार में ही दिया है, चाहे वो पहले के दीवान में हो या बाद में के दीवान में। पहले के दीवान में रिस्ट्रिक्टेड वोटिंग पावर था, अब ओपनली पावर दिया जा रहा है वुमेन्स को। नेक्स्ट इन्होंने अपेक्स बैंक स्टार्ट किया। अपेक्स बैंक ये सब लोगों की इंपॉर्टेंट बीच में की एक बैंक होती है, सेंटर वाली बैंक होती है। ये अपेक्स बैंक पहली बार इन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद में आते मैसूर देखे हुए एक सबसे बेहतरीन, एक सबसे शानदार इंसान। सर एम विश्वेश्वरैया के बाद में अगर किसी का नाम रोशन किया है तो मैसूर दीवान के अंदर वो है सर मिर्जा इस्माइल। तो सर मिर्जा इस्माइल का काम नाम क्यों हमें लिखना? तो इसीलिए वहां पे पहला पॉइंट ही दिया हुआ है, क्या है? वन ऑफ द मेकर ऑफ द मैसूर स्टेट। मैसूर स्टेट बनाने के अंदर इनके भी दो हाथ बहुत मजबूत थे। ये मजबूत दीवान हमारे रहे हैं। क्यों मजबूत दीवान रहे हैं? पहला तो चीज, ये कृष्णराज जो नालवड़ी कृष्णराज वड़ियर है उनके क्लासमेट भी थे और उनके फ्रेंड भी, ये मैं पहले भी बताया हूं। ठीक है, उसके बाद में ये वाला पॉइंट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए सीटीईटी के अंदर या तो टीईटी के अंदर। ही पार्टिसिपेटेड इन द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फ्रॉम द मैसूरू प्रिंसली स्टेट। मैसूरू प्रिंसली रियासत की तरफ से पूरे तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले पहले इंसान सर मिर्जा इस्माइल। उसके बाद में इन्होंने इंडस्ट्री को इन्होंने भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था सर एम विश्वेश्वरैया की तरह। इन्होंने HAL स्टार्ट किया। HAL क्या? हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। जो एरोप्लेन्स बनाती, जो उसके पार्ट्स वगैरह जो हमारे पास रेडी होते हैं, वो रेडी वाले पार्ट को बनाने के लिए यहाँ पे HAL को बनाया गया। HAL की परमिशन इन्होंने दे दी। तो HAL किसने बनाया था? वालचंद हीराचंद। वालचंद हीराचंद बोल के एक हमारे बिल्डर हैं, हमारे एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको ये परमिशन बेंगलुरु के अंदर HAL बनाने के लिए दिया गया। वो भी सर कौन है? सर मिर्जा इस्माइल की जानिब से। तो इन 1940 के अंदर HAL स्टार्ट होता। इन्होंने फैक्ट्रियों के लिए अपना क्या क्या काम करे? तो फैक्ट्रियों के लिए इन्होंने बेंगलुरु के अंदर ग्लास फैक्ट्री बनाई, इन्होंने बेंगलुरु के अंदर टबैको इंडस्ट्री बनाया, इन्होंने बेंगलुरु के अंदर HAL बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड। ये वाली चीज़ है। उसके बाद में केमिकल फैक्ट्री
बेलगोड़ा के अंदर शुगर फैक्ट्री, मंडिया के अंदर जो शुगर फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट किया, तो मंडिया के अंदर शुगर फैक्ट्री, मैच बॉक्स फैक्ट्री, बेंकी पट्टन बोलते हैं मैं उसे, जब मतलब मैच बैग्स लगाते नहीं अंगर तो वो वाला कॉन्सेप्ट, मैच बॉक्स फैक्ट्री, ये जो काम है ये रहना है। तो शिवमोगा के अंदर मैच बॉक्स फैक्ट्री है। उसके बाद में पेपर एंड सीमेंट फैक्ट्री भद्रावती के अंदर बनाते, भद्रावती के अंदर एंड स्टील कंपनी जो बनाए थे वो सर एम विश्वेश्वरैया थे। तो यहाँ पे पेपर एंड सीमेंट्री इंडस्ट्री इन्हों बनाते, कृष्ण राजेंद्र मिल बनाए जाते, सिल्क मिल इंडस्ट्री बनाए जाते मैसूर के अंदर। उसके बाद में इनके जमाने में पहली बार लॉर्ड इरविन एंट्री दिया था। क्यों लॉर्ड इरविन एंट्री दिया था, जस्ट याद करो, देखेंगे। लॉर्ड इरविन गांधी जी को भी मनाया था, इरविन पैक्ट करके राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आओ बोल के। तो यहाँ पे भी पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सर मिर्जा इस्माइल तो थे, तो उनको उनके साथ बातचीत करने के लिए क्या करते, मैसूर स्टेट को विजिट देते इरविन, किसको मिलने के लिए, सर मिर्जा इस्माइल को। सर तो जब क्या है, सर मिर्जा इस्माइल मैसूर की तरफ से बहुत सारे भेंट देते, किसको, बहुत सारे तोहफे देती हैं, किसको, लॉर्ड इरविन को। तो इसीलिए उसी इरविन को उसी इरविन की इंपॉर्टेंस और उन्हें विजिट दिए, सो एक चीज को यादगार बनाने के लिए कावेरी रिवर के ऊपर एक कैनल भी बनाती, इरविन कैनल। याद रखो, ये तुम्हारे पिछले 2 साल पहले की टीईटी में हुआ है क्वेश्चन, इरविन कैनल को किसने एस्टैब्लिश किया, तो इरविन कैनल को किसने बनाया, इरविन कैनल को तामीर करने वाले इंसान थे सर मिर्जा इस्माइल। उसके बाद में खादी प्रोडक्शन सेंटर बनाती है, कहां पे, बदनवेलू, बदनवेलू नियर मैसूर के पास है। तो बदनवेलू के पास खादी ग्राम सेंटर बनाते हैं, ये एशिया का सबसे बिगेस्ट खादी ग्राम सेंटर है। खादी, खादी का तो समझते नहीं, खादी का कपड़ा, ओके, खादी सेंटर है। उसके बाद में फर्स्ट इंडियन सेंटर है ये, जो खादी बनाने के लिए तैयार, मतलब जिसे हमें KKGS बोलते हैं, खादी ग्रामोद्योग जो भी है, खादी जो बनाने का तरीका है वो यहाँ से पहला हमारा सेंटर स्टार्ट होता है। उसके बाद में कनवा रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं, तुंगभद्रा रिवर के ऊपर डैम बनाते हैं। देखो इन्हों क्या करते हैं, प्राइमरी एजुकेशन को, प्राइमरी एजुकेशन का एक लॉ भी बनाती हैं, एक कानून बना दो। देखो कितना बेहतरीन इंसान है, हमको यहाँ समझना जरूरी है। तो सर एम विश्वेश्वरैया कंपलसरी एजुकेशन के बारे में बोलती हैं, उससे पहले वाले लोग प्राइमरी एजुकेशन को फ्री कर दें, इन्हों क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली प्राइमरी एजुकेशन लॉ ही बना रहे, कानून ही बना रहे। उसके बाद में ये पहला इंसान है, क्या बात करते हैं साहब, सर एम विश्वेश्वरैया ने पहली बार कन्नड़ा में बजट मंडन किया, कन्नड़ा में पहली बार बजट पेश किया, ये इंसान पहली बार कन्नड़ा मीडियम के स्कूल को इंट्रोड्यूस कर दो। देखो कहां थे, ये हमारा कन्नड़ा है यहाँ। और इंट्रोड्यूस करने वाला कौन इंसान है, वो भी एक मुस्लिम, वो भी एक मुस्लिम दीवान जो कन्नड़ा के ऊपर इतना प्यार है। तो कन्नड़ा मीडियम के स्कूल स्टार्ट करते हैं पहली बार, कन्नड़ा मीडियम के हाई स्कूल स्टार्ट करते हैं पहली बार। ये क्या है, सर मिर्जा इस्माइल का बड़ा एक कंट्रीब्यूशन है। सर मिर्जा इस्माइल एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनको सर एम विश्वेश्वरैया के बाद में सबसे बड़ा दीवान माना जाएगा हमारे पास। क्यों कर बोलेगे, तो सर एम विश्वेश्वरैया भी इंडस्ट्रीज को ज़्यादा सपोर्ट करते थे, और सर मिर्जा इस्माइल भी इंडस्ट्रीज के साथ ज़्यादा लगाव रखते थे। तो उसके साथ साथ अपने टाइम में महाराजा की क्या है, वो सिल्वर जुबली मनाते, महाराजा की सिल्वर जुबली हमें जिसे बोलते हैं, वो सिल्वर जुबली ये लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है बेंगलुरु के अंदर निमहांस को एस्टैब्लिश किया जाता है। सर व्हाट इज द निमहांस, निमहांस बोले तो न्यूरो साइंस जो है उसके एक इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है। साइकोलॉजिकली जो डिसऑर्डर बच्चे हैं उन बच्चों को वहाँ पे, या तो साइकोलॉजिकली जो डिसऑर्डर लोग हैं उनको वहाँ पे एडमिट करके उनको आराम किया जाता है। उतना बड़ा इंस्टीट्यूशन साइंस का, उतना साइकोलॉजी का बड़ा इंस्टीट्यूशन वो सर मिर्जा इस्माइल के ज़माने में एस्टैब्लिश होते हैं। निमहांस बोलेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस करने का जो इंस्टीट्यूशन है वो निमहांस करने का इंस्टीट्यूशन क्या है, सर मिर्जा इस्माइल ने बेंगलुरु के अंदर एस्टैब्लिश किया। उसके बाद में बेंगलुरु में पहली मरतबा बेंगलुरु में और मैसूर में दोनों जगह पे इन्हें क्या करते, रेडियो स्टेशन स्टार्ट कर दें, रेडियो स्टेशन स्टार्ट करते। रेडियो स्टेशन स्टार्ट होते कब, रेडियो स्टेशन स्टार्ट होते 1927 में, लेकिन वो प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट नहीं कर सकते। वो प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम जो ब्रॉडकास्ट है वो ब्रॉडकास्ट कब करते हैं, 1935 10 सितंबर को वो ब्रॉडकास्ट किया जाता। उसके बाद में जक्कुरू एयरपोर्ट
बेंगलुरु के नियर जक्कुरू एयरपोर्ट को इन्होंने एस्टैब्लिश कर दें। देखो कितने अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे एग्जाम में पूछने वाला। तो बेंगलुरु को, जो मैसूर है, उस मैसूर को क्या है, गार्डन सिटी या पार्क सिटी बनाने का जो क्रेडिट है वो क्या है, दीवान सर मिर्जा इस्माइल को चला जाता। उन्होंने क्या करते हैं, जो केआरएस डैम है, उस केआरएस डैम के इनफ्रंट में ही, केआरएस डैम के इनफ्रंट में ही 1927 में काम स्टार्ट करते हैं और 1932 में वो काम कंप्लीट होते हैं। क्या कर बोले तो वृंदावन गार्डन को बनाया जाता है। कौन सा गार्डन है, वृंदावन गार्डन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है। वृंदावन गार्डन बनाने का जो काम है वो सर मिर्जा इस्माइल का है। नेक्स्ट, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स कहां कहां पे, जोग फॉल्स जो शरावती रिवर पे है, जोग फॉल्स, ठीक है, जोग फॉल जो शरावती रिवर के ऊपर है, और शिमशा जो शिवन समुद्र के ऊपर, दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स इन्होंने बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स, वो अलग अलग प्लेस में। नेक्स्ट, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आईएमपी डाल के लिख ले सकती हैं तुम्हें से, मैसूर का जो अंबाविलास पैलेस है, जो जो नालवड़ी कृष्णराज के दरबार में ही बनाया गया, ठीक है, हेनरी इरविन उसके मुसव्विर थे, उसके स्कल्पचर थे, उसको गार्डनिंग, उसके सामने का गार्डन बनाना और उसको लाइटनिंग, जो आज गोल्डन कलर से जो चमकता है, वो क्रेडिट किसको जाता है, सर मिर्जा इस्माइल को चला जाता। हाँ याद रखो, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट, ही इनवाइटेड टू गांधी टू द मैसूर स्टेट। ये इन्हों क्या है, गांधी को इनवाइट करती कि मैसूर को आ जाओ, मैसूर के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारा कैसा है स्टेट चला रहे हैं, हमें देख को जाओ। तो ये जरा मैसूर को इन्हों क्या करते हैं, गांधी को इनवाइट करते हैं। ये भी एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि गांधी यहाँ पे आते हैं, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, तो नालवड़ी कृष्णराज को एक टाइटल दे के चला जाता, क्योंकि मैसूर को एक मॉडल स्टेट बना रहती है, सब दीवान और नालवड़ी कृष्णराज वडियर मिला के। तो उन्हें क्या बोल के पुकारती नालवड़ी कृष्णराज वडियर को, राजश्री करने का टाइटल देते। कौन सा टाइटल देते हैं, राजश्री, और मैसूर को मॉडल स्टेट माना जाता। नेक्स्ट, ही रीस्टार्टेड द दसरा, दसरा को इन्हें रीस्टार्ट करते। देखो दसरा को पहले स्टार्ट करने वाले, जो नवरात्रि फेस्टिवल है या महानवमी फेस्टिवल है, उसको दसरा मनाने वाले राजवड़ियर थे 1610 के अंदर, ठीक है। उसको नाड हब्बा बोल के अनाउंस करने वाले, एक पॉइंट मिस हुआ था पिछले वडियर्स में, नाड हब्बा जो है हमारा जो स्टेट फेस्टिवल बना के दसरा को बनाने वाले टीपू सुल्तान हैं, ये पॉइंट है। नेक्स्ट, ये जो दसरा था वो 8 साल से बंद पड़ा था, कब, 1935 के आसपास। विवाद में पहले से कब बंद पड़ा था बोल को ने, 1935 के आसपास में, जो 8 साल होते हैं, वो 1935 से 8 साल पहले दसरा को बंद किया गया था कुछ रीजंस की वजह से। इन्हों क्या करते हैं 1935 के अंदर फिर दसरा स्टार्ट करते, रीस्टार्ट करते हैं इन्हों वापस में। उसके बाद में ही डिड नॉट एक्सेप्ट द ध्वज सत्याग्रह ऑफ शिवपुरा एंड विदुराशत्वा। विदुराशत्व का, जो विदुराशत्व को कर्नाटका का जलियानवाला बाग कहा जाता है, समझ में आ रहा है क्या नहीं यार, विदुराशत्व को कर्नाटका का जलियानवाला बाग कहा जाता है। वहां पे फ्रीडम मूवमेंट्स चलते रहते हैं, शिवपुर और विदुराशत्व के अंदर ध्वज सत्याग्रह चलते, फ्लैग उड़ा के, झंडा उड़ा के, तिरंगा उड़ा के वहां पे क्या है सत्याग्रह किया जाते हैं। लेकिन वो सत्याग्रह को ये लोग क्या करते हैं, नहीं मानते, ठीक है, ये लोग नहीं मानते। उसके बाद में इसी इनको सर करने का टाइटल था। उसके साथ साथ नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर, नाइट कमांडर ऑफ द इंडियन एम्पायर, इंडियन प्रिंसली स्टेट की जो एम्पायर, नाइट कमांडर करने का एक टाइटल इनको भी मिलते, और सर एम विश्वेश्वरैया को भी मिलते नाइट कमांडर, सर उनको भी मिलते, सर इनको भी मिलते, दोनों लोगों को मिलते। इसके साथ साथ जो नालवड़ी कृष्णराज वडियर थे, उनको एक टाइटल देती नालवड़ी कृष्णराज अमीनुल मुल्क। क्या बोलते, अमीनुल मुल्क, सच्चा इंसान है यार, इसीलिए तो अमीनुल मुल्क पुकार है, तो अमीनुल मुल्क है। तो ये सर मिर्जा इस्माइल के बारे में। इसके बाद में उन्होंने निजाम के दीवान बन के भी काम करते, राजस्थान के दीवान बन के भी काम करते। उसके बाद में वो हमारा देश इंडिपेंडेंट होते, तो वो बात अलग रही, ठीक है। तो ये उसके बाद में अभी देखो, ये अलग अलग स्कॉलर्स को भी नालवड़ी कृष्णराज वडियर के दरबार में शेल्टर दिया गया थे। कौन है, डॉक्टर श्यामा शास्त्री। यही वो डॉक्टर श्यामा शास्त्री है जिसने अर्थशास्त्र बुक को फाइंड किया, ठीक है। उसके बाद में यम हरियण्णा, उसके बाद वसुदेवाचार्य, ओ वीणा शेषण्णा, मुत्तయ్య भगवतार, ओके, संभయ్య, बिद्दराम कृष्णप्पा, टी
टी चाउंडैया एंड अदर्स, इतने सारे स्कॉलर्स को अपने दरबार में भी क्या करते, नालवड़ी कृष्णराज वडियर शेल्टर दिया। नालवड़ी कृष्णराज वडियर इनको अपने दरबार में रखे थे। इतने स्कॉलर्स, इतने इंडस्ट्रीज, इतने स्कूल्स, इतने कॉलेजेस, इतने इंस्ट्रूमेंट, ये सब देखो गांधी हैरान हो परेशान हो। इसीलिए गांधी क्या बोलते हैं, राजश्री करने का टाइटल देते किसको, नालवड़ी कृष्णराज वडियर को। और क्या है, मॉडल स्टेट अनाउंस करते मैसूर स्टेट को। कौन अनाउंस करते हैं, महात्मा गांधी जी। नालवड़ी कृष्णराज वडियर को राजश्री और मैसूर स्टेट को एक मॉडल स्टेट मानते हैं। कौन, महात्मा गांधी जी। इनवाइट कौन करे थे महात्मा गांधी जी को, सर मिर्जा इस्माइल साहब। हेनरी इरविन सॉरी जो वाइसराय इरविन था इनके दरबार को आते तो सर मिर्जा इस्माइल। तो इसीलिए तो पूरे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर दो, ठीक है। यहाँ पे सर, यहाँ पे क्या है, नालवड़ी कृष्णराज वडियर का पावर भी खत्म होते, दीवान सर मिर्जा इस्माइल का पावर भी खत्म होते। दीवान सर मिर्जा इस्माइल और एक साल या एक साल से ज्यादा जो लास्ट किंग है वडियर डायनेस्टी का, जय चामराज वडियर, उनके दरबार में भी काम करते हैं। अब नेक्स्ट उनके बारे में पढ़ेंगे। जय चामराज वडियर के दरबार में कौन कौन दीवान्स थे, उन्होंने क्या क्या इंपॉर्टेंस काम करे, और उन्होंने आखिरी हमारे मैसूर वडियर के राजा हैं, तो उन्होंने कर्नाटका के फर्स्ट गवर्नर भी हैं और लॉन्गेस्ट सर्व गवर्नर भी हैं। कर्नाटक के सबसे ज्यादा देर तक रूल करने वाले गवर्नर भी हैं वो लोग, ठीक है। तो कौन किसके बारे में बोल रहे थे, जय चामराजेंद्र वडियर। आखिरकार इस वडियर डायनेस्टी का आखिरी स्टेज आ पहुंचा। वडियर डायनेस्टी के जो आखिरी जो किंग थे उनका नाम था जय चामराजेंद्र वडियर। तो जय चामराजेंद्र वडियर 1940 से लेके 1950 तक इन्होंने काम करते। सर मिर्जा इस्माइल के 1 या 1.5 साल इनके साथ गुजरते, उसके बाद में 2 दीवान के साथ काम करते। तो वो 2 दीवान कौन से हैं, यहाँ सर मिर्जा इस्माइल भी है, एन माधवराव, पी एन माधवराव नहीं, उन्होंने अलग फिर, ठीक है, एन माधवराव एंड आरकाट रामस्वामी मुदलियार। समझ में आ रहा है कि नहीं यार। तो ये 3 दीवान इनके अंडर काम करते हैं। लेकिन पहले इनके बारे में याद कर लो थोड़ा। जय चामराजेंद्र वडियर जो है वो नालवड़ी कृष्णराज वडियर के ब्रदर के बेटे हैं। नालवड़ी कृष्णराज वडियर के ब्रदर के बेटे हैं। तो एक अच्छी सी एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं और बहुत बेहतरीन एजुकेशन लेते हैं वो इंसान। तो यहाँ पे दिया देखो, ही हैड हिज एजुकेशन इन जनरल एंड स्पेशल स्कूल्स। जनरल स्कूल्स में भी इन्हें एजुकेशन लेते और स्पेशल स्कूल में भी एजुकेशन लेते। तो एजुकेशन लेके क्या करते, पूरी दुनिया घूम जाते। ही टूर्ड टू द वर्ल्ड, पूरी दुनिया घूमते हैं और एक अच्छी सी नॉलेज लेते। लेको क्या बोलते, मैसूर को वैसा ही मैं बनाऊंगा बोल को इरादा कर दूं। लेकिन उस टाइम तक हिंदुस्तान आज़ाद हो जाते और वडियर डायनेस्टी आखिरी बादशाह बनते हैं और वडियर डायनेस्टी के बादशाह से सीधा गवर्नर बन जाते, ठीक है। तो इनके फादर का जो नेम था वो कंठीरव नरसराज वडियर। क्या नाम था इनके फादर का नाम, कंठीरव नरसराज वडियर। तो वडियर डायनेस्टी के 25th किंग है और लास्ट किंग ऑफ द वडियर डायनेस्टी। वडियर डायनेस्टी के लास्ट किंग है, 25th किंग है। तो इनके टाइम में जो दीवान आते, मैं पहले ही बोला तुमने को, सर मिर्जा इस्माइल आते, उतना खास आए तक उन्होंने पूरा अपना काम कर लिए रहते, बैक पैकिंग के पोजीशन में रहते, आ जाते। नेक्स्ट एन माधवराव और आरकाट रामस्वामी मुदलियार क्या है इनके टाइम में रहते। तो एन माधवराव के टाइम, इनके टाइम में क्या होते, दोनों के टाइम में कोई भी पॉजिटिव पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता बोलेगा तो एन माधवराव साहब क्या करते हैं, एन माधवराव के टाइम के बारे में एक ही पॉइंट याद रखना, ये इंसान आने के साथ क्या करते हैं, हमारे पास इंडिपेंडेंस मूवमेंट चले रहते, ईसूरू के अंदर एक फ्लैग मूवमेंट होते। याद रखो, ईसूरू वो हिंदुस्तान की पहला विलेज है हिंदुस्तान का जहां पे सत्याग्रह करके आजादी घोषित की जाती, आजादी ऐलान किया जाता है। पहली आजादी अनाउंस करने वाली जो विलेज है वो ईसूरू है। वहां पे जब फ्लैग का सत्याग्रह किया जाते 1942 के अंदर, क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ साथ वो मूवमेंट चलते, तो उसको एन माधवराव क्या करते हैं, विरोध करते हैं, उसका अपोज करते हैं। यही अपोज करना एन माधवराव के लिए नेगेटिव वाला पॉइंट होते। तो एन माधवराव के जगह फिर कौन आते, आरकाट रामस्वामी मुदलियार, ये वाला इंसान। तो आरकाट रामस्वामी मुदलियार जब आते, जब पावर में आते, पावर में आने के बाद में एक ही पॉइंट है उनका, क्या कर बोलेगा, तो उनके टाइम में इंडिपेंडेंस और इंटेंस हो जाता,
उनके टाइम में इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी और जोरों शोर से चलना स्टार्ट कर दी। जब और जोरों शोर से आज़ादी चलना स्टार्ट होते तो आरकाट रामस्वामी मुदलियार को समझ में आता है कि अब वो क्या है, मैसूर स्टेट नहीं रहने वाली, इंडिया के साथ मर्ज होने के चांसेस में है। बोल इन्हों इतना सोच के बैठे रहते हैं। तो लास्ट में एक मोमेंट चलती, वो भी कहां पे अगर बोलेगे तो उसे हमें अरमने चलो, वहां पे एक स्लोगन मिलते, चलो अरमने। कहा है? मैसूर पैलेस। मैसूर पैलेस के सामने ही, इन फ्रंट ऑफ मैसूर पैलेस के अंदर केसी रेड्डी के लीडरशिप में, केसी रेड्डी का पूरा नाम क्या है? क्यासमबल्ली चंगलराया रेड्डी। क्यासमबल्ली चंगलराया रेड्डी के उनके लीडरशिप में अरमने चलो या तो अरमने सत्याग्रह होते। कौन सा होते? अरमने, अरमने सत्याग्रह। तो ये अरमने सत्याग्रह कर कौन क्या बोलते हैं? तुम्हें हमना को सेपरेट बनने की कोशिश न करो, क्योंकि आज़ादी के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट हर प्रिंसली स्टेट को, हर रियासत को आज़ादी दी थी। या तो तुम पाकिस्तान में ज्वाइन हो सकते हैं, या तो तुम इंडिया में ज्वाइन हो सकते हैं, नहीं तो तुम खुद आज़ाद भी बच सकते हैं। ये लोग आज़ाद बचने के इरादे करने के चांसेस दिखने लगने को केसी रेड्डी क्या बोलते हैं? नहीं चाहिए, हमको आज़ादी चाहिए और हमको इंडिया के यूनियन में मिलना चाहिए। तो अरमने में सत्याग्रह करते हैं, अरमने के सामने। तो वो चीज को अपोज करती कौन? रामास्वामी, और उस टाइम के एक सेक्रेटरी रहते हैं, कौन कर बोलेगा तो तंबू चट्टी, चट्टी करने वाले तंबू चट्टी, और इन्हों दोनों जने, इनके दोनों जने के नाम पे अपोजिट नारे लगते हैं। क्या करते हैं? आरकॉट बाइकॉट। देखो उनका पूरा नाम क्या था? आरकाट रामस्वामी मुदलियार, उसको आरकाट बाइकॉट करने का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। और तंबू चट्टी कट्टी चट्टा कट्टी, चट्टा कट्टी मतलब जो जनाजा लेके जाते हैं उसे जो चट्टी बनाए रहते हैं उसको चट्टा कट्टी के बोलते हैं हमें। तो तंबू को मारो, तंबू को क्या है, तंबू को भी अपोज करते हैं और आरकॉट का भी बाइकआउट करते हैं, क्योंकि हमको इंडिया के यूनियन में ज्वाइन होना है। हमको नहीं चाहिए अब मैसूर स्टेट, हम इंडिया का एक हिस्सा बनेंगे और हम यहाँ का एक स्टेट बनेंगे, मैसूर स्टेट बनेंगे। तो फाइनली मैसूर स्टेट बनते, और इस चीज को मानती कौन? मानती अगर बोलेगा तो जय चामराजेंद्र वड़ियर। जैसा ही जय चामराजेंद्र वड़ियर ये मानते हैं तो मैसूर के पहले सीएम बन के केसी रेड्डी को अनाउंस किया जाता है। कैसमबल्ली चंगलराय रेड्डी वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका और मैसूर स्टेट, मैसूर स्टेट की, कर्नाटका बोल को नहीं बोल सकते, मैसूर स्टेट, पहले उसको मैसूर स्टेट बोलते थे, बाद में कर्नाटका। अब तुम्हें कर्नाटका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही वाज द फर्स्ट सीएम ऑफ द कर्नाटका, चीफ मिनिस्टर ऑफ द कर्नाटका बोलो या मैसूर स्टेट। मैसूर स्टेट के पहले चीफ मिनिस्टर केसी रेड्डी बनते हैं। और जय चामराजेंद्र वड़ियर को, इन्होंने तो आखिरी बादशाह थे, तो जय चामराजेंद्र वड़ियर को बादशाह के पद से नीचे नहीं उतारते, तो उसको उनकी इज्जत उतना ही बरकरार रखते हैं। वो आज भी चल रही है, ये आपको भी पता है। तो जय चामराजेंद्र वड़ियर को हमारे पहले गवर्नर बन के, हमारे स्टेट के पहले गवर्नर बन के पेश किया जाता है। और उन्होंने गवर्नर बन के सबसे ज्यादा दिन तक भी रूल करते, और लॉन्गेस्ट सर्व्ड गवर्नर भी हमें उनको बोल सकते हैं। तो उन्होंने लॉन्गेस्ट सर्व्ड गवर्नर भी हैं। केसी रेड्डी सीएम बन जाते। अब क्या हुआ? इन्हों कहाँ गए? कौन है? दीवान, दीवान का पोस्ट कैंसिल किया जाते। आरकाट रामस्वामी मुदलियार वाज द लास्ट दीवान, वाज द लास्ट दीवान ऑफ द मैसूर स्टेट, मैसूर स्टेट के लास्ट दीवान। उसके बाद में दीवान का पोस्ट कैंसिल किया जाता है। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हमें वॉडियर डायनेस्टी में देखें। अगर आपको कहीं पे भी डाउट्स लगे या अगर आपको कहीं पे भी कुछ गड़बड़ लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व करना ही हमारा मकसद है। हम YouTube चैनल चला रहे हैं तो तुम्हारे लिए चला रहे हैं हम। ठीक है, आपको मदद मिलेगी तो हमको खुशी मिलेगी, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको, इस नॉलेज को हासिल करो, टीचर बनो। अगर इसमें SSLC या 8th 9th 10th के बच्चे भी हैं तो इससे बहुत अच्छी तरह नॉलेज लेके एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करो। क्यों एग्जाम में अच्छा करने की कोशिश करने के लिए बोल रहा हूं? ये जो जय चामराजेंद्र वड़ियर के बारे में इतने पॉइंट आपको बहुत का सारे कम मिलेंगे। 10th की बुक में जाओ या तो तुम्हें 6th की बुक में चले जाओ, तो तुम्हें इसीलिए ये वड़ियर डायनेस्टी को ज्यादा डिटेल देखें, क्योंकि मैं वड़ियर डायनेस्टी पर 5 वीडियोस बनाया हूं। 4 वीडियो बनाने का मकसद था लेकिन वो 4 वीडियो में फिट नहीं बैठा, लेंथी ज्यादा होने लगे वीडियोस, इसीलिए मैं क्या किया, उसको 5 वीडियो में दिया। तो वो 5 वीडियो का जो लिंक है वो तुमको मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ इंशाल्लाह। तो ये सब चीजें डिस्क्रिप्शन में आपको पता मेंशन करे रहते हैं, आप देख सकते हैं वहां से जाके। तो उम्मीद है कि हमारा जो चैनल है आपको मदद दे रहा है। अगर मदद दे रहा है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियोज की सूचना तुम्हारे तक पहुंच सके। अगर आपको मदद मिली है तो कमेंट करते रहें, और
तुम्हारे फ्रेंड्स को भी शेयर करें, क्योंकि वो भी इस वीडियोस का फ़ायदा उठाएं। तो हिस्ट्री के अंदर एक नया जो मोड है, उर्दू मीडियम है, इंग्लिश मीडियम, वो हमारे यूट्यूब चैनल है। उर्दू मीडियम वालों को भी इसमें भी मदद कर रहे हैं हम लोग। तो उम्मीद है कि हमारा काम आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो उम्मीद है कि हमारा सभी कॉन्सेप्ट आपको वॉरियर डायनेस्टी का समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।